हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य को पढ़ा अच्छे से। लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ में कवर कर लिया। आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है विद्यापति, पूर्वी, जो कि ये आते हैं पूर्वी अंचल के साहित्य में। पूर्वी अंचल के साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो, और आज की क्लास में हम लोग विद्यापति को पढ़ेंगे। दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में जो ये अमीर खुसरो और विद्यापति जी हैं, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य मतलब लोक गीतों की इन्होंने, लोक कथाओं को लेकर इन्होंने अपनी रचना रची। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। विद्यापति का जो जन्म है 1368 ईस्वी में हुआ, या 14वीं शताब्दी भी, जैसा भी प्रश्न आए, अगर ईस्वी में आए तो 1368 ईस्वी लगाइएगा, और 14वीं शताब्दी भी इसको कह सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में। इनके पिता का क्या नाम था? महाराजा ठाकुर गणपति। विद्यापति के पिता का क्या नाम है? महाराजा ठाकुर गणपति। यह भी दोस्तों, इनके जो पिता हैं विद्यापति के, यह भी उच्च कोटि के विद्वान थे। विद्यापति के ये किस राजा के आश्रय में रहते थे? विद्यापति जो कि ये दरबारी कवि थे, ठीक है, आश्रयदाताओं के, मतलब ये बहुत सारे वैसे तो देखा जाए बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहते थे, लेकिन अगर विशेष कर नाम लिया जाए तो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह का नाम विशेष कर आता है। विद्यापति की दोस्तों उपाधि, विभिन्न प्रशंसकों ने इनके रचनाओं से काफ़ी प्रसन्न होकर इन्हें अलग अलग उपाधि से सुशोभित किया। विद्यापति को पहली उपाधि क्या है इनकी? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अपरूप का कवि। अपरूप का कवि मतलब अपरूप से तात्पर्य है दोस्तों अपूर्व सौंदर्य, अर्थात ऐसा सौंदर्य जो पहले कभी न देखा गया हो। क्यों दिया गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। विद्यापति की जो ये पदावली है मैथिल भाषा में, इसमें इन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन दिया है, तो इसलिए इनके प्रशंसकों ने इन्हें अपरूप का कवि भी कहा। फिर है अगली उपाधि इनकी कवि कंठहार, फिर है दशावधान, और है नव कवि शेखर। तो ये दोस्तों हो गई इनकी उपाधि। क्लियर? अब आता है कि दोस्तों विद्यापति ने किन किन भाषाओं में रचनाएं की। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिल, अवहट आदि भाषाओं में रचना किया करते थे। ठीक है, विद्यापति की रचनाओं को हम लोग 3 वर्गों में विभक्त करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने संस्कृत भाषा में 6 रचनाएं रची, अवहट और देशील भाषा में 2, मैथिल भाषा जो कि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार रहा है। कौन सा? विद्यापति की पदावली। तो देखते हैं हम लोग संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय ये नाटक है इनका। ठीक है, इसमें से दोस्तों वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारा है, ज़्यादातर परीक्षा में ये पुरुष परीक्षा पूछा गया है, गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा और लिखनावली, ये तो कई बार आया हुआ है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि ये रचना इनकी किस भाषा में है। तो आप रचना पढ़ने के साथ साथ ये भी अपना तैयार रखिएगा कि यह संस्कृत में है, अवहट में है या मैथिल भाषा में है। ठीक है, संस्कृत में कौन सी रचनाएं थी? शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, गोरक्ष विजय, इनका नाटक है, ये भी संस्कृत भाषा में है, और लिखनावली। ठीक है, अब है इनका अवहट अथवा देशील बयाना की रचना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी अवहट भाषा में विद्यापति की 2 रचनाएं हैं, एक है कीर्ति लता, दूसरा है कीर्ति पताका। अब ये पूछ सकता है दोस्तों कीर्ति लता ये इनकी रचना है, किस राजा के दरबार में इन्होंने यह रचना रची? तो कीर्ति लता रचना इन्होंने राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहकर रची। कीर्ति पताका राजा शिव सिंह के दरबार में, और कीर्ति पताका रचना यह अप्रकाशित रचना है। क्लियर?
तो दोस्तों ये आप लोग जो है इनकी मतलब ये भी याद रखिएगा कि इनकी रचना यह किस भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है। मैथिल भाषा में विद्यापति की कौन सी रचना है? विद्यापति की पदावली, जो कि मैंने बताया ना कि विद्यापति की जो पदावली है यह इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों यह एक तरीके से इनका एक संकलन ग्रंथ था। इसमें जो है इन्होंने राधा, कृष्ण, सीता, दुर्गा, गंगा की वंदना और शिव पद भी मिलते हैं। किसके अंतर्गत? विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिल भाषा में लिखा हुआ है। वैसे तो मुख्य रूप से दोस्तों विद्यापति की जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन इसमें जो है इन देवी देवताओं का भी नाम आता है। तो आप लोग ये मतलब याद एकदम बिल्कुल रखिएगा कि इसमें कौन कौन से देवी देवता हैं। राधा, कृष्ण, सीता, दुर्गा, गंगा की वंदना, ठीक है। जैसे इसमें क्या नहीं है, इसमें राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि विभिन्न विद्वानों ने इनको जो है इनकी रचना के आधार पर विभिन्न नाम जो है दिया कि यह श्रृंगारी कवि कहे जाते हैं, यह भक्ति कवि कहे जाते हैं, यह रहस्यवादी कवि। श्रृंगारी कवि इन्हें कौन कौन बोला है? श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष पुरी। भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंद सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मैंने विद्यापति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट या जो भी कह लें महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारा जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो हमें ये सब पढ़ना है, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट अगर इसमें भी देखा जाए तो श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष पुरी, ठीक है। रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। भक्त कवि मानने वाले श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो आप सारे नामों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल हिंदी का कोई भी पेपर होता है हमें जो है यह कथन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको हम लोग जो है तैयार करेंगे। क्या कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव, ठीक है। अब दोस्तों बच्चन सिंह का एक कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यापति के बारे में कि इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा। क्या कहा? जातीय कवि। जातीय कवि से दोस्तों आशा यह है कि ऐसे रचनाकार जो अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा को ध्यान में रखते हुए साहित्य की सर्जना करते थे, ठीक है। वे जो है अपनी संस्कृति का एक तरीके से गान करते थे साहित्य की सर्जना करते हुए, ठीक है। तो किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा, क्या कहा? पदावली के, विद्यापति की जो पदावली है, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा, ठीक है। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। क्या कहा? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा, ठीक है। श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने विद्यापति को कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों हम लोगों को यह जो है कथन और जो है विभिन्न विद्वानों का जो मत है इनके बारे में, इनकी रचनाएं जो है किस भाषा में है, कौन सी, ये सब जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने यहाँ आपको करा दिया। इसके बाद दोस्तों आदिकाल की एक और क्लास मेरी आएगी, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें व्याख्या के दौरान मुझसे छूट गई हो या कुछ गलती हो गई होगी तो उस वीडियो में मैं पूरा जो है दोस्तों आप लोग को कराऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को आज की क्लास यह पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।